आज 5वां चैप्टर शुरू करना है ना। क्या नाम है उसका? 4 चैप्टर खत्म कर दिए हैं। और देखो थोड़ा और समय देते तुम लोग, थोड़ा और बढ़िया से रिविजन कर लो, उसके बाद हम क्वेश्चन दे देंगे तुम लोग को। तो उम्मीद करते हैं कि कल अगला क्लास में तुम लोग क्वेश्चन से दे देंगे। और हाँ, जो 4 चैप्टर का जो क्वेश्चन रह गया है, जो तुम लोग अच्छा से रिविजन करो और उसके बाद फिर हम उसका क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, शुरू करें फिर। देखो सुनो ध्यान से, चैप्टर का नाम क्या है बाबू? रोजगार एवं सेवाएं। रोजगार और सेवाएं क्या होता है इसको समझेंगे। अच्छा, रोजगार का मतलब क्या होता है? जब बाबू हम लोग जीविकोपार्जन के लिए, मतलब रोटी कपड़ा मकान और जो परिवार है उसका भरण पोषण करने के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य इलाज ये सब के लिए, अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो आप किसमें जोड़े जाएंगे? कोई ना कोई रोजगार कर रहे हैं। और रोजगार भी 2 तरह के होता है, या तो सरकारी रोजगार होगा ना, तो कैसा रोजगार होगा? प्राइवेट होगा, जिसमें आप अपना हिसाब से रोजगार वगैरह करेंगे। जैसे ठेला उला लगा रहा है, सरकारी है। दूसरा टॉपिक क्या है? सेवाएं। अच्छा, कुछ याद है? सेवाएं हम लोग पढ़े थे। अब इसको देखो एक एग्जाम्पल के जरिए शुरू करते हैं कि दोनों में क्या रिलेशन है। ऐसा तुमको सीधा मिलेगा कि रोजगार और सेवाएं एक दूसरे के पूरक है। पूरक समझ में आता है? पूरक नहीं समझ में आता? त्रिकोणमिति में पढ़ा है 90 माइनस थीटा। देखो सुनो ध्यान से, क्या तुम लोग बताएं, a प्लस बी बराबर मान लेते सी है। क्या है बाबू? a प्लस बी बराबर क्या है? सी। और एग्जाम्पल समझो, ये है 60 डिग्री और ये है 30 डिग्री, बराबर कितना हो जाएगा? अगर ये गायब हो जाएगा बाबू तो क्या ये अकेले 90 कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और अगर ये भी गायब हो जाएगा तो क्या लगता है 30 अकेले 90 पाएगा? इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच आपस में कैसा संबंध है बाबू? पूरक संबंध है। एक के बिना दूसरा अधूरा, दोनों जरूरी है। अब यही वाला दिमाग कहाँ लगाना है? रोजगार एवं सेवाएं में। तो पहले सेवा को समझते हैं कि सेवा क्या चीज होता है। जैसे देखो, इंग्लिश में इसको सर्विस कहते हैं। सेवा को क्या कहते हैं बाबू? सर्विस कहते हैं। डॉक्टर क्या देता है? सेवा देता है, सर्विस देता है, नहीं देता है? कोई वस्तु देता है आपको? नहीं, सेवा देता है, बदले में पैसा लेता है। उसके बाद फिर ड्राइवर, ये क्या देता है बाबू? सेवा देता है। जितना बड़ा सेवा होगा उतना ही ज्यादा उसमें क्या उत्पन्न होगा बाबू? रोजगार होगा। अभी भी नहीं समझे? थोड़ा और समझो। कृषि, कृषि है बाबू, सपोज कीजिए कृषि धान उपजाया, धान से क्या बना? चावल बना। अब एक तो तरीका यह बाबू कि इस चावल को किसी को ऐसे ही जो है क्विंटल के हिसाब से, मन के हिसाब से ऐसे ही बेच देंगे, एक तो तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हुआ कि इस चावल को खरीद करके व्यापारी इस पे पॉलिश किया। पॉलिश समझते हैं ना? पॉलिश किया, पॉलिश के बाद उसको पैकेजिंग किया, मतलब उसको पैकेट में बंद किया, और तब वो बाजार में लाया। तब कहाँ लाया बाबू? जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पे अगर आप बेचते चावल को तो निश्चित तौर पे यहाँ जो रेट मिलता और यहाँ जो रेट है अंतर होता, क्योंकि दिखावा में भी दम होता है। इसी को खाद्य प्रसंस्करण भी कहते हैं। पैकेजिंग समझ में आता ना है? पैकेजिंग, इसी को खाद्य प्रसंस्करण। आगे मिलेगा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। जैसे चिप्स उद्योग है, एक प्रकार का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है। आलू से ही तैयार किया जाता है, फिर उसको एक विशेष स्वाद विशेष मसाला से तैयार किया जाता है, उसके बाद फिर पैक किया जाता है, पैक करके बाजार में आता है। इस तरह के फैक्ट्री को क्या कहते हैं हम लोग? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग इसको बोलते हैं। अब एक चीज समझो ध्यान से, अगर आप कृषि है और धान उपजाए उसके बाद फिर चावल बना के बेच दिए बाबू, तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो व्यक्ति लगा हुआ कार्य कर रहा है उसका तो रोजगार छीन गया। लेकिन अगर ये थोड़ा सा आगे बढ़ा, सेवा बेहतर हुआ, मतलब पहले ऐसा ही बोरा में डायरेक्ट आपको चावल मिल गया और यहाँ पे आपको पैकेट के रूप में उस पर फोटो भी लगा हुआ है, बड़ा बड़ा जो हीरो लोग होता है उसका फोटो भी लगा हुआ है कि हम तो यही चावल खाते हैं। ये जो क्वालिटी बढ़ा दी, इसका जो पॉलिश कर दिए, तो उस क्रम में देखो कि कितना ज्यादा रोजगार का सृजन हो गया है। सेवा बढ़ा, इसके साथ साथ क्या बढ़ गया बाबू? रोजगार बढ़ गया। जैसे ही सेवा बढ़ेगा इसका मतलब है कि वस्तु में जो गुणवत्ता होगा, क्वालिटी होगा, वो बढ़ जाएगा।
और उस क्वालिटी को बढ़ाने के चक्कर में बहुत से चरण से उसको गुजरना पड़ेगा। फलस्वरूप उसी दौरान किसका निर्माण हो जाएगा बाबू? रोजगार का हो जाएगा। तो तुमको नहीं लगता है कि जैसे जैसे सेवा बढ़ेगा उससे क्या बढ़ जाएगा? तो एक दूसरे का पूरक होगा, नहीं हुआ? अच्छा देखो, अगर रोजगार ज्यादा होगा तो क्या हो ज्यादा होगा? बिल्कुल सही बात है, जितना ज्यादा रोजगार होगा बाबू प्रोडक्शन उतना ही ज्यादा होगा कि नहीं होगा? आपको बताया गया था ना, उत्पादन उतना ही ज्यादा होगा। कम रोजगार होगा तो उत्पादन क्या होगा? और यहाँ पे उत्पादन का मतलब किसका उत्पादन? सेवा का। 50 डॉक्टर है, एक जगह 20 डॉक्टर है, बताओ कहाँ पे ज्यादा रोजगार होगा? 50 के पास होगा, वहां ज्यादा मरीज होगा, वहां पे दवाई वाला दुकान, वहां पे कंपाउंडर, तमाम तरह की चीज होगा कि नहीं होगा? तो ध्यान रखना, अगर ई बढ़ेगा तो दूसरा ही बढ़ेगा, और अगर रोजगार सेवा बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा? इसीलिए एक दूसरे को क्या इसको कहा जाता है? पूरा कहा जाता है। ये लाइन को अगर पकड़ लिए हैं तो फिर ये चैप्टर पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, मतलब एकदम सिंपल हो जाएगा। और जो एक घटना हो गया है थोड़ा सा अजीब लग रहा है पढ़ाई में ना। देखो एक बात तुम लोग को समझाते सुनो। देखो पढ़ लिख रहा है तुम लोग भी सब कुछ, हमारा ऐसा मानना है कि पढ़ाई तब सफल होगा बाबू जब आप अपने आप को किसी भी परिस्थिति में अपने आप को तैयार रखते हैं। यह को ध्यान रखना। अगर आप अपने आप को कोई भी घटना के लिए तैयार नहीं रख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप संपूर्ण तैयारी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अभी के समय में चूंकि इतना तेजी से परिवर्तन हो रहा है बाबू, किसके साथ कब क्या हो जाएगा ये कोई नहीं जान सकता है। बशर्ते आपके हाथ में एक ही चीज है, मैनेजमेंट। अगर उस चीज के लिए आप पहले ही से जितना ज्यादा तैयार रहेंगे उतना बेहतर फील करेंगे। यानी कोई घटना हो गया बैठ के रो रहे नहीं, आपको तैयार कर, अगर प्रकृति ने उस चीज को आपके हिस्सा में दिया है तो उसको एक्सेप्ट करना है और उस पर काम करना है। जो जिसके अंदर ई क्वालिटी आ गया, ई गुण आ गया, तो कि मानो वही दुनिया का सबसे खुशहाल व्यक्ति होगा। नहीं तो बैठ कर रोने के लिए तो बहुत कुछ है, बगल वाला अमीर रो रहा है बैठ के रो रहे हैं। इसलिए अपनी घटना को भी उससे पहले ही तुम तैयार रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे अधिक से बहुत बहुत बड़ा बात क्या हो सकता है? कोई घटना, बहुत बड़ा घटना होगा, एक्सीडेंट होगा, चाहे कुछ भी होगा। जीवन में कभी भी हार नहीं मानना है, कुछ भी हो जाए वहां सभी तुम अपने आप को खड़ा करने की क्षमता रखो। और अगर जो पढ़ाई सब चीज नहीं सीखा पाता है तो हम वैसा पढ़ाई को ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। किताबी ज्ञान रखना है, सही बात है, हम रोजगार बेरोजगार सब पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन इसके साथ साथ जैसे देखो बहुत ज्यादा धन संपत्ति है, लेकिन घटना ऐसा हो गया कि सारा धन संपत्ति रह गया, क्या फायदा? इसलिए अपने आप को तैयार भी रखना बहुत जरूरी है। और मेंटली तुम लोग तैयार हो इस चीज के लिए कि कल हो, आज जैसे तुम लोग का पेरेंट्स साथ दे रहे, कल अगर नहीं साथ देगा तो फिर भी कम से कम एक सही मार्ग पे, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छा मार्ग पे अपने आप को जो है सही से ले चल सके, अपने परिवार को, अपने पूरे फैमिली को जो है, अपने पेरेंट्स को एक अच्छा लाइफ दे सके। इसके लिए अगर तुम तैयार नहीं हो तो फिर बाकी सारा पढ़ाई बेकार हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं है। मतलब हम उस चीज के लिए तैयार रहते हैं और हम खुद तैयारी में रहते हैं। क्योंकि कोई भी घटना, कोई भी दुर्घटना कह के नहीं आता है, वो आता है अचानक ही आता है। उसमें या तो कोई पूरा बुरे तरीके से छिन्न भिन्न हो जाता है, या तो वो व्यक्ति वह सफल होता है जो उस स्थिति में भी अपने आप को संभाल लेता है। इसलिए तैयार रहो। क्योंकि ऐसा ही घटना हो गया कि थोड़ा अजीब लग रहा है ना आज क्लास लेने में, लेकिन चूंकि सिलेबस को तो मतलब है नहीं, बिहार बोर्ड तो अपना टाइम से ही परीक्षा लेगा, तो हम लोग को वो सब देखना नहीं है। तो लिखो इसमें थोड़ा, ठीक है, रोजगार एवं स्वयं डैश करो, इसमें हेडिंग लगा लिए, नीचे एरो करके लिखो। लिखिए, रोजगार तथा सेवा एक दूसरे के पूरक होते हैं। रोजगार तथा सेवा एक दूसरे के पूरक होते हैं, अर्थात सेवा के विस्तार से रोजगार का सृजन होता है। हो गया? तथा रोजगार में वृद्धि होने पर विभिन्न प्रकार के सेवाएं
विभिन्न प्रकार की सेवाएं उत्पन्न होती है। विभिन्न प्रकार की सेवाएं उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। हो गया। चलो, अभी थोड़ा एंट्री किए तो थोड़ा बता दिए, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। हेडिंग लगाओ, आर्थिक, यहाँ पे हम लगा देते पहले, रुक जा मिनट। आर्थिक क्रिया के क्षेत्र, आर्थिक क्रिया के क्या बाबू क्षेत्र। और याद करो पहला चैप्टर में तुमको जब बताया गया था तो सबसे फर्स्ट क्लास में आपको आर्थिक क्रिया का बताया गया था कि पूरे अर्थव्यवस्था को 3 प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों के आधार पर बांटा जाता है। कौन कौन था बाबू? पहला का नाम बताइए तो। बिल्कुल सही, प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक, बिल्कुल सही है, तीसरा बताओ तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को एक और नाम बोले थे, क्या बोले थे इसको बाबू? कृषि क्षेत्र। और द्वितीयक क्षेत्र को एक और नाम बताए थे, औद्योगिक क्षेत्र। और इसको बताओ, यही सेवा क्षेत्र हमारा आज का टॉपिक है, यही है ना। तो ये दोनों करवाने की जरूरत है? ये तीनों तो करवाया हुआ है नहीं, एक बार वहां पे रीडिंग मारिएगा, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेना है, लेकिन फिर भी थोड़ा समझा देते सुन ध्यान से, क्योंकि आगे लिख पाएंगे तो फिर इसका जरूरत आगे पड़ेगा। अभी तक तुम लोग को इतना पढ़ा दिए हैं कि उसी में से लपेट सपेट के आगे काम चल जाएगा। अब ज्यादा नहीं है, कुछ पढ़ना है, बहुत जल्द सिलेबस खत्म हो जाएगा। जो 4 चैप्टर है वहां तक दम लगाना है, ज्यादा से चांस होता है कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब उन्हीं से ज्यादा बनता है, 1 लेसन से लेकर के 4 लेसन तक। हाँ देखो, प्राथमिक क्षेत्र जिसको क्या कहते हैं बाबू? कृषि क्षेत्र। अगर भारत की बात कीजिएगा तो भारत में लगभग अधिकांश आदमी किसमें जुड़ा हुआ है? लगभग 45% पता बताए थे। जबकि जीडीपी में इसका कितना योगदान है? अच्छा तुम लोग ये, हम लोग 23-24 का डेटा दे रहे हैं। पिछला क्लास में बच्चा कर रहा था कि गूगल पे सर्च किए तो 19 दे रहा था, चलो उसका भी मार्क मान लेते हैं। अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव आएगा तो ध्यान रखना ऑप्शन दूर दूर रहेगा। अगर एगो 19-20 रहेगा तो दूसरा 30-40 रहेगा और तीसरा 80 देने रहेगा और चौथा 5-6 देने रहेगा, तो दूर दूर रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप रेंज में लिखते हैं चलो 18 से 20 वो भी सही है, 19 तक ये भी सही है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। द्वितीयक क्षेत्र इसको क्या कहते हैं बाबू? औद्योगिक क्षेत्र। ये लगभग बताया गया था आपको कि 24% देश के जीडीपी में लगभग कितना योगदान इसका है, और सबसे अधिक किसका है? तृतीयक क्षेत्र का, लगभग 54%। यही बात हुआ था ना, वहां पे समझाया गया था। यहाँ पे कृषि में एक नया टर्म समझना बाबू, छिपी हुई बेरोजगारी। या इसी को एक और नाम पुकारता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है? छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसका मतलब समझे ध्यान से। जैसे देखो, एक खेत है और उस खेत में मान के चलिए कि 2 आदमी अगर काम करेगा तो फसल का ठीक ठाक उत्पादन कर लेगा। एक आदमी ठीक से नहीं करेगा, मतलब उसकी जरूरत है 2 आदमी का, लेकिन घर में 5-6 गो आदमी है, काम है नहीं, 2 आदमी का काम है और 5-6 आदमी उसमें लगा हुआ है। तो आप जरा समझो कि 6 आदमी लगा हुआ है, 2 आदमी का काम है, तो 4 आदमी तो बेरोजगार है उसमें ना। उसी बेरोजगारी को कौन सा बेरोजगारी कहा जाता है? जो कृषि में बहुत ज्यादा है, क्योंकि घर बैठे चलो घर में होता कि बैठा रहेगा, चलो कुछ न कुछ काम ही करता रहना है, लेकिन एक्चुअल में जितना जरूरत है उस कार्य के लिए उससे ज्यादा संख्या में अगर व्यक्ति कार्यरत हो जाता हो तो उस प्रकार के बेरोजगारी को हम लोग क्या कहते हैं? जो बहुत बड़ा समस्या है, बहुत ज्यादा।
दूसरा क्या है बाबू, द्वितीय क्षेत्र क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग आता है, पता है ना। अच्छा, इसका एग्जाम्पल बता सकता है कोई बच्चा? इसमें क्या आ जाएगा, कृषि, पशुपालन, वानिकी, वानिकी मतलब फॉरेस्टिंग, मत्स्य पालन बिल्कुल सही, मछली पालन नहीं, प्रथम वाला में लिख रहे हैं। चलो द्वितीय वाला में एग्जाम्पल बताओ तो क्या होगा, निर्माण कार्य, विनिर्माण, क्या नहीं, बैंकिंग सेवा में ना आएगा। हाँ, जल विद्युत ये सब आ जाएगा, जल हो गया, बिजली हो गया, जलापूर्ति हो गया, ये सब के सब कहाँ आएगा, इस क्षेत्र में आएगा। वहां पे देख लेना एक बार, डिटेल में पढ़ा दिया वहां पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ बात बोल के हम निकलेंगे। तो अगर कहीं पे निर्माण हो रहा है फैक्ट्री से संबंधित, तो उसको कौन सा क्षेत्र रखते हैं बाबू, द्वितीय क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र जो कि इसको डिटेल से पढ़ना है, इसको कौन सा क्षेत्र कहते हैं बाबू। ये दोनों तब जाके सार्थक होगा जब उसमें कौन समाहित होगा, मसाला काम करेगा। ये दोनों तो क्या ठीक है, एक कृषि का कार्य कर दिया, पूरा उपजा के रख लिया, वो फैक्ट्री में गया, आटा सत्तू सब तैयार हो गया है, विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार कर दिया है, लेकिन जब तक सेवा क्षेत्र उसमें नहीं आएगा बाबू, तब तक वो दोनों का विकास सही से नहीं हो पाएगा। क्योंकि सेवा क्षेत्र में देखो कौन कौन सा चीज है, परिवहन एकरे में आता है, बैंकिंग इसी में आता है। अगर बैंकिंग रुक जाएगा तो लगता है तुमको किसान व्यस्त होकर नहीं होगा, उद्योग चल जाएगा, एकदम नहीं चल पाएगा। परिवहन रुक जाएगा, परिवहन इसी में आता है, तो परिवहन रुक जाएगा तो बताइए अब किसान लोग कैसे माथा पे लेके जाएगा। तो तृतीय का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है सेवा क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र जो है वो दोनों के रफ्तार को बढ़ा देता है, और इसमें कितना रोजगार है आप जानते हैं, फैक्ट्री में कितना रोजगार है, प्राथमिक क्षेत्र में कितना रोजगार है, उस सब को रनिंग देने का, स्पीड देने का काम कौन करता है। तो कुछ दिमाग में आ रहा है कि भाई तृतीय क्षेत्र किस प्रकार से जो है रोजगार को सृजन कर रहा है। क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछ सकता है कि बताइए तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र में किस प्रकार योगदान देता है। एग्जाम्पल के जरिए स्पष्ट करना होगा कि तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग, परिवहन, तमाम तरह की चीज आते, डॉक्टर, तमाम तरह की चीज आते हैं जो प्राथमिक तथा द्वितीय के क्षेत्र में होने वाली कठिनाइयों, परेशानियों तथा उसका संचालन को क्या करता है, सुलभ बनाता है। लिख दीजिएगा। अब तो तुम लोग इतना सीख गया है कि कुछ भी काट पीट के आंसर लिख देता है। उसको कहो तो क्या हुआ, रात में नहीं सोए थे हैं? खड़ा करो तो उसको, खड़ा हो तो तबे ठीक है, तो ठीक है, तो फिर कहाँ से के लिए जाओ, बाहर से आओ, बाहर से आओ, जाओ जल्दी जाओ, एक बार मुँह धो के जाओ। या फिर आराम लग रहा था, वही अवस्था ठीक था। जाओ जाओ जल्दी, चलो देखो इधर, देखो रोकने वाला को कोई रोकेगा नहीं, बात समझ में आ रहा है ना। जिसको जो करना है करो, हम कौन होते रोकने वाला। और अब तो पेरेंट्स को तो बातें नहीं मानते, हमारा क्या बात मानिएगा। लेकिन हमारा कर्तव्य कि हमारे सामने अगर कोई इस तरह से करेगा तो हमारा धर्म है कि उसको एक बार कम से कम डिनोट कर दे कि भाई गलत जगह जा रहा है। बात बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो सेवा क्षेत्र समझ में आया। तो लिखो, थोड़ा लिखवा देते इसमें, वही बात लिखवाएंगे जो वहां पे नहीं बताए थे, ठीक है। हेडिंग लगाओ, आर्थिक क्रिया के क्षेत्र। हेडिंग लगा लिया, आर्थिक क्रिया के क्षेत्र। नीचे अब डैश करो, आर्थिक क्रिया के क्षेत्र लिखिए। अर्थव्यवस्था को 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जाता है। अर्थव्यवस्था को 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जाता है। अर्थव्यवस्था को 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जाता है। नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र, नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र, डैश करो। इसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है।
खुद से कर लेगी? अच्छा कोई बात नहीं, तो फिर खाली परसेंटेज वगैरह लिख लेना है कि देश के लगभग 45% आबादी किस में लगा हुआ है, सबसे ज्यादा ही लिख देना। जबकि जीडीपी में कितना योगदान है? 22%। 20 भी लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी रेंज में लिखना, इससे बाहर नहीं चल जाना है। हो जाएगा? इसमें केवल छिपी बेरोजगारी बता देते हैं हम। तो ये लाइन सेंटेंस पूरा कर लो। ये सेंटेंस पूरा हो गया। कहा जाता है, थोड़ा सा उसमें और लिख लो तो, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान कृषि का होता है। कृषि का होता है। हो गया? अब देखो क्या क्या लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है, परसेंटेज लिखना है, जीडीपी और जनसंख्या के हिसाब से। अब नीचे से एरो देके लिखो, पहले लिखो फिर नीचे जगह छोड़ देना, डैश करो। लिखिए भारत में नहीं, अरे यार अभी प्राथमिक वाला लिख रहा है ना, तो उसी में लिखो, नीचे एरो दे करके लिखो, भारत में कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक छिपी हुई बेरोजगारी, भारत में कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी, दोनों लिख लेना। छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। जो भारत के लिए एक गंभीर समस्या है। जो भारत के लिए एक गंभीर समस्या है। गंभीर समस्या है। अभी इसी में हम लोग चल रहे हैं, यहाँ पे लग ले, इसको भी कर लो। छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी लिख के डैश करो। छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी लिख के डैश कीजिए। छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी लिख के डैश करो। बोले उधर आवाज आता है बाबू? आवाज आता है? डैश करो, लिखो उसमें। लिखिए जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग कार्य करते हैं तो इसे छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। तो इसे छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। हो गया? अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहते हैं, ये परिभाषा दे देना है और इसमें एग्जांपल दे देना है कि भारत में कृषि के क्षेत्र में सबसे अधिक छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, तब जाकर फुल मार्क्स मिलेगा। तो आओ सेकंड, आओ तो 4 लाइन छोड़ दो, वो सब कर लेना वहां से। सेकंड लिखो द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र, एक लाइन लिखो, डैश करो इसमें। बोले लिखो, इसे
औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। कहा जाता है क्योंकि यहाँ कच्चे माल से निर्माण तथा विनिर्माण कर पक्के माल में परिवर्तित किया जाता है। क्या लिखा? पक्के माल लिखे? नहीं, पक्के माल लिखे में मशीनों के द्वारा, हाँ इसमें मशीन जरूरी है, मशीनों के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, क्योंकि मशीन नहीं डालेगा तो फिर वो परिभाषा अधूरा हो जाएगा। हो गया बाबू? बाकी चीज लिख लीजिएगा ना। देश के जीडीपी में कितना योगदान है? 24%, और 24% आदमी भी इसमें लगा हुआ है। चलो एग्जाम्पल भी सब लिख लेना, फिर 2-4 लाइन छोड़ दीजिए। लिखो तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र डैश करो, लिखिए। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। क्योंकि यह प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्र के संचालन में सहयोग करता है। कभी इस तरह के प्रश्न आ जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र क्यों कहते हैं, तो आप लोग फंस जाएगा, फिर उसमें दिक्कत हो जाएगा। क्यों कहते हैं उसका भी आंसर हो जाएगा ना। चलो नीचे से एरो देके लिखो। देखिए, देश के जीडीपी में लगभग 54% योगदान सेवा क्षेत्र का होता है। सेवा क्षेत्र का होता है, जो सभी क्षेत्रों में सबसे अधिक है। हो गया? ठीक है? बताना। हो गया? चलो अब इसी को थोड़ा सा और ऑपरेशन करना है। सेवा क्षेत्र, ठीक है। देखो, सेवा क्षेत्र को भी बाबू सामान्यतः 2 भाग में बांटा गया है। सेवा क्षेत्र को भी सामान्यतः कितने भाग में बांटा गया है बाबू? 2 भाग में बांटा गया है। एक को कहते हैं
सरकारी सेवा, और दूसरा को क्या कहेंगे बाबू, गैर सरकारी सेवा। प्राइवेट कहिए, गैर सरकारी सेवा। देखो रेलवे कैसा सेवा है वो, अगर सरकारी बैंक है तो फिर बैंकिंग सेवा कैसा सेवा हो जाएगा बाबू। हालांकि बैंकिंग सरकारी भी हो सकता है, कैसा हो सकता है, वाणिज्यिक, प्राइवेट भी तो खुलता है ना, वाणिज्यिक कमर्शियल बैंक। और जरा बताओ, सीधा परिवहन लिख देते हैं, परिवहन में सब आ जाएगा, पानी समुद्री परिवहन भी हो जाएगा, रोड वाला सड़क परिवहन भी हो जाएगा, जैसे एम्बुलेंस वगैरह सरकारी होता है कि नहीं होता है, और फिर एरोप्लेन भी हो जाएगा। तो परिवहन सेवा भी कैसा सेवा है, सरकारी। और बताओ तुम लोग, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, परिवहन हो गया, बिजली हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, कोई दिक्कत, इस सब के सब कैसा हो जाएगा बाबू, सरकारी सेवा। अच्छा जरा इधर आओ, रेलवे तो खैर सरकारी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बैंकिंग सेवा केवल सरकारी होता है, दो तरह का होता है, यहां भी आ जाएगा ये। और बताइए, परिवहन में केवल सरकारी गाड़ी चल रहा है, यहां भी आ जाएगा। और जरा बताइए, बिजली तो खैर सरकारी है ना, इस पे नीतीश कुमार का कंट्रोल है। एजुकेशन में बताइए, शिक्षा पे सरकारी स्कूल ही केवल चलता है, प्राइवेट नहीं चलता है, एकदम चलता है। स्वास्थ्य में बिल्कुल सही है। और स्वरोजगार लिख देते हैं, स्वरोजगार कहे का मतलब हो गया कि अपने से रोजगार किया हुआ है, कहीं ठेला लगा रहा है, कहीं सब्जी बेच रहा है, सब कैसा रोजगार है, स्वरोजगार है। और अन्य जितने प्रकार के जिसमें सरकार का कंट्रोल, सरकार के कर्मचारी, सरकारी आदमी नहीं काम करता हो, वो सब के सब किस में आ जाएगा, गैर सरकारी सेवा में आ जाएगा। सेवा वो भी दे रहा है, स्कूल वही पढ़ाई हो रहा है, लेकिन उसका फीस ज्यादा है, वो अलग बात है, वो सब छोड़ दो, लेकिन उसका फीस ज्यादा है। लेकिन बताओ, पैसा लेकर के सरकारी सेवा दे रहा है कि नहीं दे रहा, सरकारी स्कूल भी सेवा दे रहा है। तो एग्जाम्पल तुम लोग दिमाग में लिखना। अब इसका परिभाषा के बात की जाएगा कि सरकारी सेवा किसको कहते हैं, तो देखो दो स्तर पर होगा, एक केंद्र और दूसरा कौन स्तर पर होगा, यदि केंद्र तथा राज्य सरकार किसी व्यक्ति को नियमित वेतन देता हो, वेतन समझते ना है, और उसको विभिन्न प्रकार के कार्य उससे करवाया जाता हो, तो उस प्रकार के सेवा को क्या कहा जाएगा, जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी व्यक्ति को नियमित वेतन देकर उससे विभिन्न प्रकार के सेवा संबंधी कार्य करवाया जाता हो, उसको कैसा कार्य कहेंगे बाबू, सरकारी सेवा। और जस्ट इसका उल्टा कर दो, अगर कोई निजी व्यक्ति स्वरोजगार या तो गैर सरकारी कार्य में समाहित हो और समाज को, देश को सेवा प्रदान करता हो, उस प्रकार के सेवा को हम लोग क्या कह देंगे, कोई दिक्कत, लिखवा दे इसको, लिख लो। हेडिंग दे दिए हैं, क्या हेडिंग दिए बाबू, नहीं दिया तो पहले हेडिंग दो, हेडिंग दीजिए सेवा क्षेत्र के प्रकार, या सेवा क्षेत्र के भाग लिख लो, प्रकार नहीं, भाग, पार्ट, सेवा क्षेत्र के भाग, नीचे से लिखना एरो करके, बीच से लगाना, लिखो। लिखिए, सेवा क्षेत्र को सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है, सेवा क्षेत्र को सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है। बांटा गया है, पहला लिखिए सरकारी सेवा, सरकारी डैश करो, बोले, लिखिए जब केंद्र या राज्य सरकार
जब केंद्र या राज्य सरकार किसी व्यक्ति को नियमित वेतन देकर नियमित वेतन देकर सेवा संबंधी कार्य करवाता हो, तो उसे सरकारी सेवा कहा जाता है। सरकारी सेवा कहा जाता है। एग्जाम्पल लिखिए, रेलवे सेवा लिख देना, रेलवे सेवा। बैंकिंग, सब में सेवा लगा देना है। परिवहन, यहाँ परिवहन में तीनों आ जाएगा, सड़क, जल और कौन बाबू, वायु, यही तीनों का सेवा होता है। बिजली, फिर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, और एक और लिख लो, दूर संचार, वही न्यूज वगैरह, सरकारी न्यूज भी होता है। हाँ, बहुत सा ऐसा तो चैनल है जो प्राइवेट ही है, लेकिन सरकारी भी होता है। जैसे रेडियो वगैरह पहले आता था ना, डीडी नेशनल, ये सब पकड़ता था, अब तो खैर आगे हो गया, लेकिन एग्जाम्पल डाल दो, दूर संचार सेवाएं इत्यादि कर दो, इत्यादि। इधर लिखो, अब सेकंड लिखो, इधर क्या सेकंड लिखो, गैर सरकारी सेवाएं। डैश करो, उसमें लिखिए, जब कोई निजी व्यक्ति द्वारा समाज में सेवा का कार्य करता हो, तो उसे गैर सरकारी सेवा कहा जाता है। जैसे लिखिए, बैंकिंग सेवा, परिवहन सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, हाँ इसमें दूर संचार होगा। हाँ, दूर संचार, बस उसमें रेलवे मत लिख लेना, क्योंकि सरकार स्वास्थ्य मतलब जितना जनसंख्या है, सब लगता है सरकारी हॉस्पिटल संभाल लेगा सबको, उसमें मैक्सिमम संभाल रहा, लेकिन फिर भी इसके मन में मतलब लगता है कि नहीं, और बेहतर हमको शिक्षा या तो स्वास्थ्य मिलना चाहिए, तो पैसा है तो जाओ, व्यवस्था है, प्राइवेट थ्रू हो गया। चलो, तो हम लोग जो है सेवा क्षेत्र का दोनों टाइप पढ़ लिए।
अब देखो सेवा क्षेत्र की क्या भूमिका है समाज में, देश में सेवा क्षेत्र की क्या भूमिका है। और एक टॉपिक और पढ़ लेंगे कि सेवा क्षेत्र का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। दोनों अलग अलग चीजें, दोनों से अलग अलग प्रकार के प्रश्न आते हैं, इसलिए दोनों को हम सोचे एक ही जगह पढ़ा देते हैं। चलिए देखो, वर्ड से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। क्वेश्चन आ गया कि सेवा क्षेत्र की भूमिका पर टिप्पणी करें। दूसरा क्वेश्चन मतलब दूसरा तरह का क्वेश्चन हो गया कि सेवा क्षेत्र के महत्व पर प्रकाश डालें। अब लग रहा है कौन सा आंसर दे, आपको लगा कि भाई भूमिका बराबर महत्व दोनों तो बराबर होता है, तो चलो कैसे शुरू हो जाते हैं। नहीं देखो, इसमें कुछ डिफरेंस होता है, कहीं कहीं विशेषता भी दे देता है, वही पूछ देता है। तो इस बात को पहले समझो, भूमिका का मतलब रोल और क्षेत्र का मतलब होता है बाबू इंपॉर्टेंस। और ये सब काम तुमको केवल इकोनॉमिक्स में नहीं देगा, ध्यान रखना। पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे वहां भी काम देगा, इतिहास के आंसर राइटिंग करते होंगे, भूगोल का करते वहां भी काम देता है। भूमिका का मतलब रोल होता है कि भाई जो सेवा है तो समाज में, देश में वो किस रोल में है, क्या भूमिका क्या निभा रहा है। अगर पॉजिटिव भूमिका निभाएगा वही उसका क्या हो जाएगा, महत्व। नेगेटिव भी हो सकता है, हालांकि महत्व नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव भी होता है। कोई आदमी का महत्व के अगर चर्चा होता है तो क्या लगता है उसको, उसमें जो कमी उसकी चर्चा होता है, नहीं। जहां भी कहते हैं कोई आदमी महान है, उसका महत्व बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है कि उसके अंदर जो पॉजिटिव चीज है उसके बाद उसका गुणगान होगा। लेकिन भूमिका में दोनों हो सकता है। अब समाज में चोर भी है तो चोर की अपना भूमिका है, समाज में साधु भी है, साधु की अलग भूमिका होता है, तो सबका अलग अलग रोल होता है। तो जब हम लोग इसका आंसर राइटिंग करते हैं तो हम लोग सेंटर में किसको रखते हैं, भूमिका को, कि आखिरकार समाज में रोजगार का भूमिका क्या है या सेवा क्षेत्र का भूमिका क्या है। और जब यहाँ पढ़ेंगे तो वही भूमिका से देश कहाँ आगे बढ़ रहा है, मतलब उससे साइड इफेक्ट, उससे जो प्रभाव है पॉजिटिव, उसको देने का प्रयास करेंगे। तो समझ आया दोनों में क्या होता है। अब अगला बात आता है कि कुछ की पॉइंट होना चाहिए जिसको लेकर के यहाँ पे कुछ किया जाए। तो देखो भूमिका शुरू कर रहे हैं, ये तो बात सही है बाबू कि सेवा अगर बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा बाबू, रोजगार बढ़ेगा। बात को समझ रहे ना। अच्छा एक बात बताओ, कंपनी में सब आदमी को नहीं लेता है, वैसे आदमी को लिया जाता है जिसके अंदर कुछ स्किल, कुछ उसके अंदर कुशल गुण होता है। समझ रहे हो बात ना। कंप्यूटर पर अगर कंप्यूटर ना चलाने वाला को बैठा देंगे तो क्या होगा, कंपनी का क्या होगा पता नहीं है, पहले कंप्यूटर के साथ क्या होगा वो पहले तुम सोचो। वो कहाँ कहाँ क्या करेगा, पहले बात सोचो कि भाई कंप्यूटर का क्या होगा। इसका मतलब है कि वेल ट्रेंड होना चाहिए, और इसके लेकर के कुछ हम तुमको डाटा देते हैं। जैसे भारत में बाबू जो कुशल श्रमिक है मात्र कितना है, 12%, मात्र 12%। एक और देश लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात तुलनात्मक कर देंगे, भूमिका है ना। एक और देश लेते हैं, नाम सुना होगा तुम लोग, दक्षिण कोरिया का 96%। 90 अमेरिका, चलो इसको भी लपेटे में ले लेते हैं, अमेरिका में लगभग 50% है। चीन लगभग 30 से 35% है। मतलब कि उस काम में माहिर है। हम लोग एक श्रमिक हैं, ठीक है, लेकिन क्या लगता है कुशल श्रमिक हैं, नहीं। कुशल श्रमिक करने का मतलब है कि जो काम आपको दिया जा रहा है उसके बारे में पूरा अच्छा से नॉलेज है, तब ना आप अपना पूरा क्षमता उसमें लगा सकते हैं। हमको बांध के चलो स्वेटर नहीं बीने आता है और 2 बड़ा ऊन के दे दिया हमको, तो क्या लगता है बीन देंगे, और बीने का तो आप पहन लीजिएगा उसको। लेकिन वो काम जो जानता है, जिसके अंदर वो क्वालिटी जो स्किल है, गुण है, वो तो आसानी से कर देगा। तो बताओ उसका क्षमता कोई बढ़िया कोई नहीं हुआ। भारत में ही समस्या है, भारत में आदमी है, लेबर की कमी नहीं है, पावर है हम लोग के पास, लेकिन समस्या क्या है, वह पावर न्यूट्रलाइज नहीं हो पा रहा है। वो पावर कैसा नहीं है बाबू, कुशल श्रमिक नहीं है, वेल ट्रेंड नहीं है। अगर ट्रेंड रहता तो हमारा जीडीपी, हमारा अर्थव्यवस्था और बढ़ता, और वही वेल ट्रेंड ना होने के कारण जो है वो अर्थव्यवस्था पर बोझ बन जाता है। ऐसे मोटा मोटा खिसा पीटा काम कर रहा है। तो जब हम रोल की बात करेंगे तो इस सारा बात को समेट करके चलेंगे। तो हम एक काम करते हैं, कुछ लिखवाते हैं, ठीक है, और लिखने के क्रम में तुम आइडिया लगाना है कि भूमिका में क्या लिखवाते हैं और महत्व में क्या लिखवाते हैं। तो कुछ लिखवाए इसको लेकर के, लिखो तो।
पहले हेडिंग लगाओ, सेवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में भूमिका। सेवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में भूमिका। अरे सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था में ना घटित होगा, सब कांड तो वही होता है। सेवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में भूमिका। डैश करो, पहले ऊपर लिख लिया ना, नीचे से थोड़ा पैराग्राफ होगा, 5-6-7 लाइन हो सकता है, डैश कीजिए, इसमें लिखो, लिखिए अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की भूमिका अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है, काफी महत्वपूर्ण होती है। सेवा क्षेत्र में विस्तार से, सेवा क्षेत्र में विस्तार से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है, अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है तथा प्राथमिक एवं द्वितीयक मिलती है तथा प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों में तथा प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों में नए नए रोजगार सृजित होते हैं, नए नए रोजगार सृजित होते हैं। हो गया। अब भारत को लपेटे में ले लेते हैं, ठीक है। अभी देखो 4 लाइन से क्या समझ में आ रहा है, हम थोड़ा सा उसका बढ़ाई कर दिए हैं कि भाई अर्थव्यवस्था में सेवा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, सेवा बढ़ेगा उसका विस्तार बढ़ेगा तो प्रथम द्वितीय क्षेत्र से संबंधित रोजगार में क्या होगा, वृद्धि होगा। लेकिन सेवा क्षेत्र में उसी को रखेगा ना बाबू जिसके अंदर कुछ स्किल होना चाहिए, जिसको टेम्पो नहीं चला पाता वो सेवा क्षेत्र में क्या करेगा करके, डॉक्टर का काम नहीं आ रहा बाबू सेवा क्षेत्र में क्या करेगा, कुछ कर पाएगा। तो मेन यहाँ पे अब किसकी बात आ जाएगा, कुशल श्रमिक है। तो पैराग्राफ चेंज करो, लिखिए सेवा क्षेत्र में कुशल श्रमिक का होना महत्वपूर्ण होता है। विश्व में विकसित देशों में वहां के श्रमिक विकसित देशों में वहां के श्रमिक की कुशलता के कारण वहां की अर्थव्यवस्था मजबूत है जैसे दक्षिण कोरिया, एक दो एग्जांपल दे दीजिए। जैसे दक्षिण कोरिया में लगभग 96%
श्रमिक कुशल हैं, खिड़की को खोलो पूरा बाबू, श्रमिक कुशल हैं तथा अमेरिका में लगभग 50% श्रमिक कुशल हैं। हो गया, एक पैराग्राफ चेंज करो, ठीक है। अभी भारत को ले लेते हैं लपेटे में, लिखो, लिखिए, विश्व के अर्थ विकसित तथा विकासशील, विश्व के अर्ध विकसित, लिख लीजिएगा, विश्व के अर्ध विकसित तथा विकासशील देशों में लगभग 2/3 श्रमिक 2/3 श्रमिक अकुशल हैं, अकुशल हैं, फुल स्टॉप। भारत में मात्र 12% श्रमिक ही, ऐसा लिखो, क्या लिखें, भारत में लिखें, नीति आयोग के अनुसार, ये रिपोर्ट नीति आयोग क्या है, भारत में नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार, भारत में नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार मात्र 12% ही कुशल श्रमिक हैं, 12% ही कुशल श्रमिक हैं। हो गया, जो तथा, एक मिनट रुको, लिखें, तथा शेष अकुशल हैं, तथा शेष अकुशल हैं, जो अर्थव्यवस्था में बोझ बने हुए हैं, जो अर्थव्यवस्था में बोझ बने हुए हैं। अब इसको देखो, एक बार दो बार घर बैठ के इसको पढ़ना है, क्या रोल है, इसको समझाने का प्रयास किया गया है। इसमें तुम देखो 3 पैराग्राफ हम लिए हैं, और पहला पैराग्राफ में सिंपली बता दिया है कि बहुत ज्यादा इसका रोल है, प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र में इसका क्या, इसके चलते क्या बढ़ा है बाबू, रोजगार बढ़ा है। दूसरा में हम डेटा दिए हैं, विश्व का डेटा दिए हैं कि जहां पे ज्यादा कुशल श्रमिक है वह देश क्या है बाबू, विकसित है, उसका अर्थव्यवस्था क्या है, मजबूत है। और तीसरा में अपना भारत को लपेट लिए हैं कि अर्ध विकसित या विकासशील देशों में जो श्रमिक वहां है बाबू कैसे हैं, अकुशल है, लगभग 2/3 श्रमिक अकुशल हैं। और भारत में तो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कितना बताया गया है, मात्र 12%। बाकी जितना जो श्रमिक है 88%, वो सब के सब क्या बन गया अर्थव्यवस्था पे। अगर वो वेल ट्रेड होता तो जाहिर सी बात है कि वो अगर उतना उत्पादन में भाग लेता, काम करता सही से अपनी ऊर्जा का, लेकिन मानो आज भारत की अर्थव्यवस्था और ऊपर होता और ज्यादा होता। ये सब चुनौती, और सरकार काम भी कर रहा है, कौशल विकास योजना, इसे वेतनमान काम करवा रहा है, नरेगा मनरेगा पढ़ाएंगे तुम लोग को, इसमें सबको स्किल किया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, पैसा देते जा रहा है। नरेगा इसमें पढ़ाएंगे, इस चीज में पढ़ाएंगे, रोजगार में न पढ़ाया जाएगा, नरेगा मनरेगा रोजगार से संबंधित है। हो गया यहाँ तक है। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, सेवा क्षेत्र का महत्व। हो गया, सेवा क्षेत्र का महत्व। वो तो भूमिका देख लिए बाबू, महत्व में क्या लिखिएगा, कोई बच्चा अगर थोड़ा बहुत डिनोट करना चाहता है तो बता सकता है। इंपॉर्टेंस में इसका क्या लिखिएगा, एनीबॉडी,
सबका दिमाग सीज हो गया ना? अच्छा कोई बात नहीं, हम करवाते फिर दोनों बोलना, समझो ध्यान से। सेवा क्षेत्र का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है? देखो, एक तो रेडीमेड चलेगा कि अगर सेवा क्षेत्र बढ़ेगा बाबू तो वहां क्या बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये पहला महत्व हो जाएगा। दूसरा क्या होगा बाबू, दूसरा इंपॉर्टेंस क्या होगा, सेंटेंस में इसको लिखवा देगा, सेंटेंस में लिखा देते हैं, ठीक है? थोड़ा लिखो तो, बोले लिखिए। किसी भी अर्थव्यवस्था में देखो सेवा क्षेत्र का क्या महत्व है, इसमें लिखो, हेडिंग दे दिया है ना, सेवा क्षेत्र का महत्व, भूमिका हो गया, महत्व लिखिए। किसी अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र तथा रोजगार एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं बाबू, पूरक होते हैं। अर्थात सेवा क्षेत्र में वृद्धि से रोजगार सृजित होता है तथा रोजगार में वृद्धि होने से सेवा क्षेत्र का विस्तार होता है। सेवा क्षेत्र का विस्तार होता है। हो गया? कितना लाइन हुआ? पैराग्राफ चेंज करो, लिखिए। भारत के संदर्भ में सेवा क्षेत्र में यदि कुशल श्रमिक तथा उच्च तकनीक को सेवा क्षेत्र में शामिल कर दिया जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से वृद्धि करेगा। हो गया? तो क्या मैं 2 पॉइंट बताए हैं कुल मिलाकर के। एक बात ये बताने का प्रयास किया गया कि सेवा क्षेत्र बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा बाबू, रोजगार बढ़ेगा। और दूसरा भारत के संदर्भ में बताया गया कि अगर भारत में श्रमिक को वेल ट्रेंड किया जाए, उसको कुशल बना दिया जाए, और थोड़ा तकनीक, क्योंकि हम लोग के पास जो मशीन वगैरह है, चाइना में जो मशीन होता है हमारे यहाँ मशीन है, उसमें भी अंतर होता है। उसका मशीन 1 मिनट में जितना काम करता है, हमारे पास उतना तेज मशीन नहीं काम करता, धीरे धीरे खटर खटर काम कर रहा है, एकदम स्लो मोड में। तो अगर उच्च तकनीक को अगर शामिल कर दिया जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगा, तेजी से ऊपर जाएगा।
यही इसका क्या दिखा आपको, महत्व। तो कहीं अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि महत्व पर लिखिए तो विचार लिख दीजिएगा ना, हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक आध दिन इस पे प्रश्न देंगे, ठीक है, और प्रश्न ही क्लास पे करवा देंगे। दस मिनट तो और पढ़ना ही है, पढ़ दो 10 मिनट, क्या हेडिंग लगा तो ये सब तो हो ही गया ना, अब कुछ और पढ़ लेते हैं हम लोग। जनसांख्यिकी लाभांश, हेडिंग लगाओ जनसांख्यिकी लाभांश। डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनसांख्यिकी लाभांश। हो गया, चलो पहले इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं, ठीक है, फिर समझा देते हैं। डैश करते हैं इसको। देखिए, जब किसी देश में कार्यशील जनसंख्या अनुपात, जब किसी देश में कार्यशील जनसंख्या अनुपात उस पर निर्भर जनसंख्या अनुपात से अधिक हो जाए, तो उसे जनसांख्यिकी लाभांश कहा जाता है। हो गया, नेक्स्ट एरो। भारत में लगभग 68%, हाँ, भारत में लगभग 68% जनसंख्या लाभांश, 68% जनसंख्या लाभांश उपलब्ध है। जो विश्व की अन्य देशों की तुलना में अधिक है, जो विश्व की अन्य देशों की तुलना में क्या है बाबू, अधिक है। हो गया, विश्व की अन्य देशों की तुलना में क्या है, अधिक है। पहले समझ तो लेते हैं ना, समझो ध्यान से। देखो, जनसंख्या लाभांश क्या होता है, पहले इसको समझते हैं कि कार्यशील जनसंख्या किसको कहेंगे। तो भारत सरकार के रिपोर्ट के अनुसार 15 साल से लेकर के 59, इस एज का जो आदमी है ना बाबू, इसको क्या कहा गया है, कार्यशील जनसंख्या। 15 साल से लेकर के 59 वर्ष का जो आयु तक के जो व्यक्ति है, महिला हो तो पुरुष हो, उसको भारत में क्या कहा जाता है, कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। अब इससे कम उम्र वाला, जैसे कि 13 साल 12 साल वाला को, ये बालक है, क्या वो काम करेगा? और इससे अधिक साल वाला बुजुर्ग, वो भी नहीं काम कर पाएगा। तो ये दोनों जो देख रहे हैं, इसकी अनुपात कम होना चाहिए और कार्यशील जनसंख्या का अनुपात क्या होना चाहिए, ज्यादा। तब वहां पे उस देश के लिए एक वर्ड का प्रयोग होगा, उसको लोग क्या कहेंगे। अब एक और परिभाषा को, क्या 60 साल में नहीं, 59 तक है, भारत सरकार के डेटा वो तुमको बताया जा रहा है कि अगर इस एज, ये वाला एज
का अनुपात ज्यादा और एकरा से कम, क्योंकि वो जनसंख्या भार है ना, समझ रहे ना, अरे उस सबको पालन पोषण इसी को ना करना पड़ेगा, उस पर डिपेंडेंट है, ओकर अनुपात कम और इसकी संख्या ज्यादा, इसका अनुपात ज्यादा होगा बाबू, तब उसके लिए एक शब्द आएगा, उसको क्या कहेंगे। तो सुनो ध्यान से, फिर से बता रहे हैं परिभाषा को। जनसांख्यिकीय लाभांश का परिभाषा क्या लिखे हैं, जब किसी देश में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात, यही लिखा है ना, कार्यशील जनसंख्या का अनुपात उस पर निर्भर जनसंख्या, मतलब कि ये छोटा बच्चा और ये उसके अनुपात से क्या हो, ज्यादा हो, उसी को क्या कहते हैं। अच्छा बीच में लगता है जब भी जनसांख्यिकीय लाभांश बोलते थे ना, अच्छा तो तुम लोग लगा कि ऐसा कैसे हो गया। तो क्या होता है जनसांख्यिकीय लाभांश, समझ में आ रहा बात। भारत में लगभग कितना है बाबू, 68%। लेकिन सबसे बड़ा समस्या क्या है कि वेल ट्रेंड नहीं है, कुशल नहीं है। और ध्यान रखना 2047 तक अगर भारत विकसित होना चाहता है, जो अपना टारगेट रखा हुआ है, यकीन मानो अगर यही युवा यही लोग अगर चाहेंगे तो होगा, और सरकार इसके लिए काम कर रहा है, सब काम कर रहा है। लेकिन अगर 47 तक नहीं हो पाया तो यही जनसंख्या एक दिन बोझ बनेगा, ध्यान रखना, क्योंकि कभी ना कभी तो बुरा होगा ना बाबू, और जब ये बोझ बनेगा तो उस स्थिति में भारत की जनसंख्या को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भारत के पास अभी बहुत गोल्डन चांस है कि इस जनसंख्या को वेल ट्रेन करके जो है इसको सब प्रोडक्शन करवाया जाए, और अगर इस रेखा में अगर काम करेगा सरकार तो यकीन मानो 47 तक विकसित हो ही जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? चलो आगे बढ़ते हैं। तुम लोग ILO के नाम सुना है? क्या होता है ILO? ILO इंटरनेशनल, हाँ हिंदी में क्या कहते हैं इसको, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। देखो इसलिए बता दे तुमको, क्योंकि भारत मानता है कार्यशील जनसंख्या को 15 साल से लेकर कहां तक, लेकिन ILO की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो इसमें लिखा गया है कि 15 साल से लेकर के 64 वर्ष तक। कितना साल तक? 64 साल तक। 15 से लेकर के 64 साल तक का जो एज का जो आदमी होगा वो ILO, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है एक, वो मानता है कि वह किसमें शामिल होना चाहिए, कार्यशील जनसंख्या में। ठीक है, थोड़ा जान लेते हैं ILO के बारे में। इसका स्थापना हुआ था 1919 ईस्वी में। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कब हुआ था बाबू, 1919 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है, उसका नाम है जेनेवा। जेनेवा कहाँ पड़ता है बाबू? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और इससे रिलेटेड एक और ऑब्जेक्टिव पूछता है कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय कब मनाते हैं? 1 मई को मनाते हैं। तो ये कुछ और रहा रोजगार बेरोजगार से संबंधित कुछ और मुद्दा जो हम लोग को जान लेना है ऑब्जेक्टिव रियर वे में, चूंकि इसका एरिया ज्योग्राफी में भी है, हिस्ट्री में भी है, और इकोनॉमिक्स में भी है, और पॉलिटिकल साइंस में है। तो कौन सा एरिया में आ जाएगा कोई नहीं जान रहा, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ाए हैं। तो अगर 1 मई वाला आ जाएगा तो हम हाथ खड़ा कर देंगे, हम पढ़ा दिए जा गया। ठीक है, ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही होता ना, जो टीचर लोग बता दिया, अरे भाई वही सब तो पूछेगा जो पढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या हाथ खड़ा करना है कि भाई हम पढ़ाएं जो ही आ गया। हम लोग का काम केवल इतना ही है बाबू कि हम लोग कहीं से सोर्स पढ़ते हैं और तुम तक देते हैं, इसको हम लॉन्च किए हैं नहीं, हमारा अनुभव से जो हमारा विभिन्न प्रकार के सोर्स है, ताकि तुम्हारा काम आसान हो जाए, सबको समेट के एक जगह दे देते हैं, और इसको सही से खाली पचा लो, फिर यकीन मानो सबसे बेहतर फील कीजिएगा SST में। तो एक बार इसको रिवीजन करवा देते हैं। देखो ILO के अनुसार कार्यशील जनसंख्या किस से किस वर्ष के उम्र को मानता है बाबू, तो क्या बताइएगा? तो बताओ ILO का फुल फॉर्म बताइए तो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? इसकी स्थापना कब किया गया था? और इसका मुख्यालय कहाँ है? जो कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड पड़ता है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाते हैं? कोई दिक्कत? लिखवा दे इसको, लिखो। स्टार्ट देखिए, लिखो। ILO के अनुसार ILO के अनुसार 15 से 64 वर्ष के उम्र के लोगों को
उम्र के लोगों को कार्यशील जनसंख्या माना जाता है। अरे हम ILO के अनुसार बता रहे हैं, वो तो भारत के अकॉर्डिंग है ना। परिभाषा में उसका हम यूज कर लिए कि नहीं किए हैं? अच्छा कोई बात, वो भी लिखवाए थे, टेंशन मत लो। हो गया? क्या लिखे? माना जाता। हो गया? अब हेडिंग ILO, उसका फुल फॉर्म लिखो। ILO उसका फुल फॉर्म लिखिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना लिखिए, उसका मुख्यालय लिखिए। स्थापना 1919, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड। हो गया? चलो नोट पॉइंट देख लिख लो इसको। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। मनाया जाता है। नेक्स्ट स्टार देख लिखना। भारत में नेक्स्ट पॉइंट स्टार देख लिखना है। भारत में 15 से 59 भारत में 15 से 59 वर्ष के आयु के लोगों को कार्यशील जनसंख्या में रखा जाता है। हो गया?